नमस्कार साथियों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, हमने भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर जो मौर्य साम्राज्य हम पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ने वाले हैं उसका पार्ट 6, छठा भाग हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सम्राट अशोक के शिलालेख है, अभिलेख जितने भी हैं, गुहा लेख और शिलालेख या फिर अभिलेखों में वर्णित विषय वस्तु के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और इसके साथ ही सिक्के, अर्थव्यवस्था और मौर्य काल में जितने भी प्रकार के टैक्स लगाए गए थे उनके बारे में सविस्तार जानकारी लेने जा रहे हैं। तो उनमें सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं प्रांतीय प्रशासन। बात करते हैं कि मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन जो हैं, इन सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रांतीय प्रशासन कितने भागों में बंटा था, सम्राट अशोक के कार्यकाल में प्रांतीय प्रशासन कितने भागों में बंटा था, और जो गांवों के समूह हैं इनको क्या किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बात करते हैं मौर्य प्रांत प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। बात हम प्रांतीय प्रशासन की कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रांतीय प्रशासन कितने भागों में बंटा था, और उसके बाद में हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रांतीय प्रशासन 4 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त था। और सम्राट अशोक के समय यह प्रांत प्रशासन 5 भागों में विभक्त हो गया। 5 भागों में विभक्त हो गया था ये प्रांतीय प्रशासन। अगर हम बात करें पांचों इनके विभागों की, तो सर्वप्रथम हम इसको एक डायग्राम के तहत इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मौर्य प्रशासन यानी प्रांतीय प्रशासन जो है ये कितने भागों में बंटा था, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम मध्य भारत से उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। उत्तरापथ। अगर पूछ ले कि उत्तरापथ की राजधानी क्या है, तो उत्तरापथ की जो राजधानी बताई जाती है इसे तक्षशिला के नाम से जाना जाता है। तो एक भाग के बारे में हमने पढ़ लिया जो चक्र के नाम से जाना जाता था। मौर्य प्रांतीय प्रशासन चक्र, शुबा और प्रांत में बंटा हुआ था। तो पहला उत्तरापथ हो गया जिसकी राजधानी तक्षशिला। अब हम बात करते हैं कि मध्य भारत से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। दक्षिणापथ। अब पूछ ले अगर आपसे एक दक्षिणापथ की राजधानी बताइए, तो दक्षिणापथ की राजधानी बताई जाती है स्वर्णगिरी। क्या बताई जाती है? स्वर्णगिरी के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की। तो पश्चिम की तरफ जो क्षेत्र था उसे पश्चिमी चक्र के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी चक्र जो है इसकी राजधानी क्या देखने को मिलती है, तो पश्चिमी चक्र की राजधानी अवंती के नाम से जाना जाता है। कई किताबें इसको उज्जैन लिखती है। उज्जैन इसकी राजधानी बताई जाती है। बात करें पूर्व क्षेत्र की, तो पूर्व क्षेत्र जो है इसे पूर्वाश्ची के नाम से जाना जाता है। और पूर्वाश्ची जो है इसकी राजधानी बताई जाती है पाटलिपुत्र राजधानी बताई जाती है पूर्वाश्ची। तो यह हमने जानकारी ले ली चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंदर जो प्रांतीय प्रशासन बंटा था उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक के बारे में जो 5वां प्रांतीय प्रशासन हमें देखने को मिलता है उसे कलिंग के नाम से जाना जाता है। कलिंग की राजधानी की बात करें तो कलिंग की राजधानी बताई जाती है
तौशली। यह क्षेत्र मिला लिया गया सम्राट अशोक के कार्यकाल के अंदर, और ये 5 प्रकार से हमने इसको समझ लिया। पहला उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा पश्चिम चक्र, चौथा पूर्वाशी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, और अंतिम रूप से जो देखने को मिलता है इसका नाम कलिंग, और कलिंग की राजधानी बताई जाती है तौशली। कलिंग के नाम जो राजधानी बताई जाती है तौशली। अब मौर्य प्रशासन जो है इनमें सबसे बड़ी इकाई जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो सर्वप्रथम सबसे बड़ी जो इकाई है उसे साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जिसके ऊपर एक छत्रापति राजा शासन करता था, जो केंद्रीय शासन कहलाता था। साम्राज्य सबसे बड़ी कड़ी हो गई। उसके बाद में नंबर 2, दूसरा जो भाग बताया जाता है प्रांतीय प्रशासन में साम्राज्य के बाद में, वह बताया जाता है प्रांत। प्रांत कह लो या जिला, राज्य कह लो, एक ही बात है। नंबर 3, तीसरा जो रूप देखने को मिलता है प्रांतीय प्रशासन के अंदर उसे कहा जाता है आहार। आहार को और किस नाम से जाना जाता है? तो आहार कह सकते हैं हम, और आहार को और विषय के नाम से भी जाना जाता है, और इसका अर्थ होता है मौर्यकालीन जिला। जिला जो है आहार या विषय के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन जो प्रांतीय प्रशासन है, इसमें कुछ गांवों के समूह को उनकी संख्या के आधार पर बांटा गया था। तो इनमें गांवों की जो संख्या है, इनमें नंबर 4 पर हम पढ़ लेते हैं स्थानीय। स्थानीय बराबर कितने गांवों का समूह कहलाता था? तो स्थानीय में आता है 800 गांवों का समूह। 800 गांवों के समूह को क्या किस नाम से जाना जाता था? स्थानीय। नंबर 5, पांचवा जो रूप देखने को मिलता, भाग देखने को मिलता है, उसे द्रोणामुख के नाम से जाना जाता है। द्रोणामुख बराबर कितने गांवों का समूह? द्रोणामुख बराबर 200 गांवों का समूह। 200 गांवों का समूह क्या कहलाता था? तो 200 गांवों का समूह जो है इसे द्रोणामुख के नाम से जाना जाता था। नंबर 7, अगला जो भाग है उसे 6 खारवर्टिक के नाम से जाना जाता है। खारवर्टिक बराबर कितने गांवों का समूह? तो खारवर्टिक द्रोणामुख बराबर 400 गांवों का समूह, खारवर्टिक बराबर 200 गांवों का समूह। 200 गांवों का समूह यहां पर खारवर्टिक के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, 7वां जो अंतिम इकाई है उसे संग्रहण के नाम से जाना जाता है, और संग्रहण बराबर 100 गांवों का समूह। 100 गांवों का समूह क्या कहलाता था? संग्रहण के नाम से जाना जाता था। तो मौर्यकालीन प्रशासन जो चक्र, सूबा और प्रांत के अंदर विभक्त था, उसकी सविस्तार हमने जानकारी ली, जिसमें उत्तरापथ, पश्चिमी चक्र, दक्षिणापथ, पूर्वाशी और कलिंग के बारे में जानकारी ली। उसके अलावा हमने साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई शासन की सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य, उसके बाद में प्रांत, उसके बाद में जिला, स्थानीय, द्रोणामुख, खारवर्टिक और संग्रहण के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो गांवों के समूह के नाम से व्यक्त किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? वो किस प्रकार के सिक्के हुआ करते थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्यकालीन सिक्के बराबर पण। मौर्य काल में जो मुद्रा कहलाती थी वो पण के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि यह जो पण है यह आहत और पंचमार्क हुआ करती थी। 5 प्रकार के चिन्ह जो अंकित किए जाते थे मुद्राओं के ऊपर, गरम गरम धातु को ठप्पा मारकर जो सिक्के बनाए जाते थे, उन्हें आहत या पंचमार्क मुद्राओं के नाम से जाना जाता है। तो पण जो है मौर्यकालीन मुद्रा या सिक्के पण कहलाते थे। अब हम बात करते हैं इन सिक्कों की कैटेगरी के अंदर सोने के सिक्के को, चांदी के सिक्के को या फिर तांबे के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पण जो होता था ये चांदी की मुद्रा, कैसी? चांदी की मुद्रा बराबर पण कहलाती थी। नंबर 2, दूसरी बात कर लेते, अगर सोने का सिक्का हो
तो वो क्या कहलाता है? सोने का सिक्का सुवर्ण या निष्क के नाम से जाना जाता है, जो गोल्ड कॉइन कहलाता था या गोल्ड का सिक्का हुआ करता था। नंबर 3, तीसरा जो सिक्के का रूप हमें मौर्यकालीन देखने को मिलता है वो है आपके मावक। मावक जो है यह सिक्का तांबे का बना होता था। किसका बना होता था? तांबे का बना होता था। और इसके बाद में चौथा जो सिक्का है उसको किस नाम से जाना जाता है? काकणी। काकणी जो है यह तांबे का छोटा सिक्का हुआ करता था। तांबे का छोटा सिक्का, तांबे का जो छोटा सिक्का है वो काकणी कहलाता था। अगर कांसे की मुद्रा है तो उसे कांसापण के नाम से जाना जाता था। कांसे की मुद्रा, किसकी मुद्रा? कांसे की मुद्रा है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कांसे की मुद्रा को आपके कांसापण के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमने सर्वप्रथम मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी ली, उसके बाद में हमने मौर्यकालीन सिक्कों के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है, इसमें भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है, इसमें काश्तकार को क्या कहा जाता है, यह हमें किस पुस्तक के अंदर पढ़ने को मिलता है, ऐसे सवाल सामने निकल कर आ सकते हैं। तो बात करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड थी? सर्वप्रथम यही से शुरू करते हैं। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड थी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राज्य की अर्थव्यवस्था जो है यह कृषि, पशुपालन व व्यापार, कृषि, पशुपालन और व्यापार के ऊपर डिपेंड थी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। और ये जो तीनों समग्र रूप से क्या कहलाते थे? कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये तीनों मिलकर वार्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वार्ता कहलाते हैं। ये तीनों समग्र रूप से वार्ता कहलाते हैं। बात करते हैं मौर्यकालीन जो ये अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, इसका वर्णन हमें किस पुस्तक में पढ़ने को मिलता है? तो पुस्तक का नाम बताया जाता है आपके अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा डिटेल हम पढ़ चुके हैं। तो अर्थशास्त्र जो है के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार जिसमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, इसमें भूस्वामी क्या कहलाता था? अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भूस्वामी क्या कहलाता था मौर्यकालीन पुस्तक अर्थव्यवस्था में जिसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, तो भूस्वामी बराबर क्षेत्रक, भूस्वामी क्षेत्रक कहलाता था। तो भूस्वामी क्षेत्रक हो गया। तो बात करते हैं काश्तकार। काश्तकार का मतलब होता है किसान। एक किसान खुद काश्त होता है, एक पाही काश्त होता है। खुद काश्त यानी खुद की ज़मीन पर खेती करने वाला। पाही काश्त का मतलब होता है जो किराए पर लेकर खेती करता है या फिर जो उधार मांगकर जिसका एवज उसे चुकाना पड़ता है। अर्थात काश्तकार क्या कहलाता है? तो मौर्य काल में काश्तकार यानी किसान जो है यह उपवास के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? उपवास के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन भूमि। मौर्यकालीन भूमि के प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। मौर्यकालीन भूमि जो बताई जाती है इसके बारे में सविस्तार ये कितने भागों में बंटी थी? तो मौर्यकालीन जो भूमि है यह 5 भागों में बंटी थी। तो पहला भाग है अदेवमात्रक, दूसरा भाग है देवमात्रक। भूमि के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। पहला हो गया अदेवमात्रक, दूसरा देवमात्रक, तीसरा है क्रस्ट
चौथा है आपके अकृष्ट, और पांचवा जो रूप देखने को मिलता है भूमि का, उसे स्थल के नाम से जाना जाता है। इन पांचों की डिटेल मैं आपको सविस्तार बता देता हूं कि अदेव मात्रक अर्थात बिना वर्षा अच्छी फसल, बिना वर्षा अच्छी फसल जिस भूमि से प्राप्त होती थी उस भूमि को अदेव मात्रक भूमि के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं देव मात्रक भूमि। यह जो भूमि है वर्षा पर आधारित थी। अगर खेती बाड़ी करनी है तो वर्षा का होना जरूरी बताया जाता था अदेव मात्र भूमि के लिए। अब बात करते हैं कृष्ट भूमि। कृष्ट भूमि किसे कहा जाता है? तो वह भूमि जो जोती गई हो, जोती गई भूमि। जोती गई भूमि क्या कहलाती थी? कृष्ट। और बिना जोती गई भूमि, बिना जोती गई भूमि, बिना जोती गई भूमि अकृष्ट। अगर कोई भूमि का स्तर काफी ऊंचा होता था, ऊंचा स्थल होता था, उसे स्थल के नाम से जाना जाता। ऊंची भूमि, ऊंची भूमि जो है यह स्थल के नाम से जानी जाती थी। तो साथियों, हमने मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में जो कृषि पशुपालन ये व्यापार ये क्या कहलाता था इसके बारे में जानकारी ली। भूस्वामी क्या कहलाता था, काश्तकार क्या कहलाता था, और इसके अलावा हमने जान लिया है मौर्यकालीन भूमि के प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन कर के बारे में कि मौर्य काल में कितने प्रकार के कर जनता के ऊपर लगाए जाते थे। इसके बारे में सविस्तार हम जानकारी ले लेते हैं। बात करते हैं मौर्यकालीन कर यानी टैक्स। कितनी प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, किस क्षेत्र से कौन सा टैक्स जो लिया जाता था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं मौर्यकालीन कर। मौर्यकालीन कर या टैक्स जो हैं यह हमें इसमें पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हमें जो मौर्यकालीन टैक्स पढ़ने को मिलता है, कर पढ़ने को मिलता है, उसका नाम है भाग। भाग बराबर यह किस रूप में लिया जाता था? तो भाग जो कर है यह भू राजस्व के रूप में, भू राजस्व के रूप में लिए जाने वाला किसानों से जो कर है यह भाग कहलाता था। नंबर 2, दूसरा जो रूप हमें देखने को मिलता है कर का, वह है आपके शीता। शीता कर, शीता कर बराबर राजकीय भूमि, राजकीय भूमि से प्राप्त कर। राजकीय भूमि से जो कर प्राप्त होता था उसे शीता कर कहा जाता था और इस भूमि को शीता भूमि के नाम से जाना जाता था। नंबर 3, तीसरा जो कर है उसको प्रणय कर के नाम से जाना जाता है। अगर बेड कंडीशन हो राज्य की और आपातकाल की स्थिति बने तो आपातकाल की स्थिति के अंदर जो कर अदा किया जाता था उसे प्रणय कर के नाम से जाना जाता है। आपातकालीन कर, आपातकालीन कर जो है यह प्रणय कर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 4, चौथा जो रूप है कर का एक प्रकार और पढ़ने को मिलता है बलि। बलि जो है यह भू राजस्व का एक रूप, भूमि से प्राप्त होने वाले कर का एक रूप बताया जाता है बलि। बलि के बाद में 5वां जो रूप हमें देखने को मिलता है उसे सेतुबंध के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध जो कर है ये किन वस्तुओं के ऊपर लगाया जाता था, किस रूप में लिया जाता था? तो सेतुबंध जो है यह सिंचाई के रूप में लिया जाने वाला कर, सिंचाई कर। सिंचाई कर किसानों की फसलों के लिए जो राजकीय सुविधाओं से जो पानी की व्यवस्था की जाती थी, इसके एवज में जो कर लिया जाता था उसे सेतुबंध के नाम से जाना जाता था। और अंत में मौर्य काल में भी एक प्रकार की जो सामाजिक बुराई देखने को मिलती थी उसे विष्टि के नाम से जाना जाता था, जिसे बेगार के नाम से जाना भी जाता है। बेगार जो है यह
किस प्रकार बेगार क्या होती है कि बिना पेमेंट के जो कोई व्यक्ति राज्य की सुविधा, राज्य के जो क्षेत्र हैं कृषि वगैरह वगैरह खान आदि में काम करता है वो बेगार करता है। और बेगार जो होती थी यह निःशुल्क होती थी। कैसी होती थी? निःशुल्क बताई जाती हैं बेगार। किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं किया जाता था काम करने वाले व्यक्ति तो, लेकिन बशर्ते जो काम करता था, बेगार करता था, उसे अन्न जरूर दिया जाता था खाने के रूप में। किसके रूप में? खाने के रूप में उसे अन्न जरूर दिया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन कर के बाद में, अब हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में। मौर्यकालीन अर्थात राजा को अपना राज प्रशासन देखने के लिए कितने प्रकार के केंद्रीय मंत्रियों से सहायता लेनी पड़ती थी। केंद्रीय मंत्री जो है कितने भागों में बंटे थे। केंद्रीय मंत्रियों का जो समूह है वो क्या कहलाता था। मंत्री जो परिषद है वो क्या कहलाती थी। और विभिन्न प्रकार के 18 जो केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में भी हम जरूर जानकारी लेते हैं। बात करते हैं मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन की जरूरत राजा को क्यों पड़ी थी और यह जो पूरा का पूरा विभाग है ये किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं राजा के बारे में कि राजा को प्रशासन में मदद के लिए, राजा को प्रशासन में मदद के लिए 18 पदाधिकारियों का समूह बनाया गया। 18 पदाधिकारियों का समूह जो है बनाया गया। 18 पदाधिकारियों का जो समूह है ये किस नाम से जाना जाता है? तो 18 पदाधिकारियों का जो समूह है इन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? तीर्थ के नाम से जाना जाता था। अब जो ये पदाधिकारी हैं या फिर जो मंत्री हैं, मंत्री जो लिए जाते थे, बनाए जाते थे, तो मंत्रियों की जांच करना, उनकी नियुक्ति करना, उनको परख देखकर उनको सेलेक्ट करने के लिए जो गतिविधि की जाती थी, इनको चूज करने के लिए, चुनने के लिए, तो हम बात करना चाहते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति हेतु जांच परख, मंत्रियों की नियुक्ति हेतु जांच परख, मंत्रियों की नियुक्ति हेतु जांच परख जो की जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता है? यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो मंत्रियों की नियुक्ति हेतु जो जांच परख की जाती थी उसे उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता है, उसे उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 18 जो तीर्थ प्रमुख रूप से बताए जाते हैं केंद्रीय प्रशासन के अंदर। तो इनमें सर्वदा सबसे उच्च पद जो होता था मंत्री और पुरोहित के पास में होता था। किसके पास में? मंत्री व पुरोहित। पुरोहित जो हैं ये राजा को एडवाइस देने का कार्य करते थे और 18 तीर्थों में सर्वोच्च जो तीर्थ बताया जाता है उनमें मंत्री और पुरोहित को सम्मिलित किया गया था। नंबर 2, अब 18 पदाधिकारियों के इन तीर्थों के अंदर नंबर 2 आता है समाहर्ता। दूसरा है समाहर्ता। समाहर्ता जो है यह किस प्रकार का विभागा अध्यक्ष बताया जाता है? तो ये राजस्व संग्रह करता, राजस्व संग्रहकर्ता। राजस्व संग्रहकर्ता जो हैं यह किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्व संग्रहकर्ता समाहर्ता के नाम से जाना जाता है। तीसरे तीर्थ के बारे में बात आती है तो नाम है शनिधाता। शनिधाता, शनिधाता नामक जो तीर्थ बताया जाता है उसका काम क्या होता था? तो शनिधाता जो तीर्थ हैं उसका कार्य कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में वह काम करता था, जो तीर्थ के रूप में इसको सिलेक्ट किया जाता था। नंबर 4,
4 जो सानिधाता के बाद में जो चौथा जो रूप हमें तीर्थ का देखने को मिलता है वो है आपके सेनापति। और सेनापति को कौन सा विभाग दिया गया था? सेनापति जो है यह युद्ध विभाग का मंत्री, युद्ध विभाग का मंत्री किस राज्य से संधि करनी है, किस राज्य के ऊपर अटैक करना, यह तय करता था। तो 5वां नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं सेनापति के बाद में। 5वां जो रूप है वो है आपके युवराज। युवराज नामक जो तीर्थ है ये राजा का अधिकारी होता था, राजा का अधिकारी होता था। आधिकारिक घोषणा करने वाला राजाओं के द्वारा जो लिखित की जाती थी उनको युवराज के नाम से जाना जाता था। नंबर 6 छठा जो तीर्थ हमें देखने को मिलता है वह है प्रतिष्ठा, उसे प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता है। प्रतिष्ठा नामक जो तीर्थ है इसका कार्य क्या होता था, इसे किस प्रकार का विभाग जो है सौंपा जाता था? तो फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश कहलाता है उसे किस नाम से? प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के अंदर वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने फौजदारी और दीवानी जो अदालतें हैं उनको स्थापित किया था, जिला मजिस्ट्रेट के देखरेख में इनका कार्य होता था, तो उसका नाम बताया जाता है वारेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। 7वां जो तीर्थ हमें देखने को मिलता है केंद्रीय प्रशासन के अंदर उसका नाम है नायक। नायक, नायक जो है यह सेना का संचालक होता था। सेना का संचालक क्या कहलाता था? तो सेना का संचालक नायक कहलाता था। नंबर 8वां जो प्रमुख रूप से तीर्थ बताया जाता है उसे कर्मरिक के नाम से जाना जाता है। कर्मरिक का कार्य क्या बताया जाता है? तो कर्मरिक उद्योग धंधों का जो निरीक्षक होता है, उद्योग धंधों का जो निरीक्षक होता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उद्योग धंधों का जो निरीक्षक होता था मौर्य काल में उसे कर्मरिक के नाम से जाना जाता है। नंबर 9वां जो रूप हमें देखने को मिलता है तीर्थ के अंदर उसे व्यावहारिक के नाम से जाना जाता है। व्यावहारिक यह किस प्रकार के न्यायालय का न्यायाधीश बताया जाता है? तो ये दीवानी न्यायाधीश था, दीवानी न्यायाधीश। दीवानी जो न्यायाधीश हैं वो किस रूप में जाना जाता था? व्यावहारिक के रूप में जाना जाता था। अब हम बात करते हैं नंबर 9वां जो रूप हम देखने जा रहे हैं, इससे पहले एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। मंत्री या पुरोहित जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, समाहर्ता यानी राजस्व संग्रह करता, सानिधाता यानी कोषाध्यक्ष, सेनापति यानी युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज अर्थात राजा का प्रमुख अधिकारी, प्रतिष्ठा यानी फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश है यह प्रतिष्ठा कहलाता था। और इसके बाद में नायक, सेना का संचालक जो होता था उसे नायक कहा जाता था। कर्मरिक उद्योग धंधों का जो निरीक्षण करता था उसे कर्मरिक कहा जाता था। व्यावहारिक जो है ये दीवानी न्यायालय का क्या होता था? न्यायाधीश कहलाता। अब हम बात करते हैं आपके अगला जो प्रमुख तीर्थ हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 10वां जो तीर्थ है वो किस रूप में जाना जाता था और किस विभाग का प्रमुख बताया जाता था? नंबर 10वां जो विभागाध्यक्ष या तीर्थ बताया जाता है उसे मंत्री परीक्षाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। मंत्री परीक्षाध्यक्ष, मंत्रियों की जो परिषद होती थी उसका अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष। मंत्री परिषद जो होती थी इसका जो अध्यक्ष है यह मंत्री परिषदाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। नंबर 11वां जो तीर्थ हमें देखने को मिलता है यह है दंडपाल। दंडपाल क्या कार्य करता था?
दंडपाल। दंडपाल जो है ये किस रूप में अपने विभाग को हैंडल करता था? तो सेना को सैन्य सामग्री जुटाने वाला अधिकारी। सेना को सैन्य सामग्री जुटाने वाला अधिकारी। सेना को सैन्य सामग्री जुटाने वाला अधिकारी, मुहैया करवाने वाला अधिकारी दंडपाल कहलाता था। बात कर लेते हैं नंबर 12। 12वां जो अधिकारी है, विभागाध्यक्ष या तीर्थ हैं, उसे अंतपाल के नाम से जाना जाता है। अंतपाल जो हैं यह किस तीर्थ का अध्यक्ष कहलाता था? तो सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था उसे अंतपाल कहलाता था। सीमावर्ती दुर्गों, किलों का रक्षक, सीमावर्ती किलों का जो रक्षक हैं वो अंतपाल कहलाता था। नंबर 13वां जो प्रमुख तीर्थ बताया जाता है यह है दुर्गपाल। दुर्गपाल। अब दुर्गपाल क्या कार्य करता था? तो दुर्गों का प्रबंधक, दुर्गों का प्रबंधक जो है यह दुर्गपाल के नाम से जाना जाता था। सिक्योरिटी में किस व्यक्ति को लगाना है, किस समय की सिक्योरिटी टाइट करनी है, राजा का प्रधान जो सिक्योरिटी है वो किसे नियुक्त करना है, ये दुर्गपाल तय करता था। नंबर 14वां जो तीर्थ हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है उसका नाम है नागरक। नागरक। नागरक जो है ये नगर का प्रमुख अधिकारी, नगर का प्रमुख अधिकारी, नगर का प्रमुख जो अधिकारी जो नगर की प्रमुख गतिविधियों के ऊपर जानकारी रखता था वह नागरिक कहलाता था। नंबर 15वां जो तीर्थ बताया जाता है वो है आपके प्रशास्ता। प्रशास्ता किस प्रकार का तीर्थ कहलाता था? तो प्रशास्ता राज आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। राज आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। राज आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला जो अधिकारी है यह क्या कहलाता था? प्रशास्ता के नाम से जाना जाता था। नंबर 16वां जो प्रमुख तीर्थ हमें देखने को मिलता है उसका नाम है दोवरिक। दोवरिक के नाम से जाना जाता है। दोवरिक का कार्य क्या होता था? वो किस प्रकार का तीर्थ कहलाता था? तो दोवरिक महलों की देख रेख करने वाला, राज महलों की देख रेख करने वाला, राजमहलों की देखने करने वाला दोवरिक के नाम से जाना जाता था। नंबर 17वां जो तीर्थ हमें देखने को मिलता केंद्रीय प्रशासन के अंदर उसका नाम है अंतवार्षिक। अंतवार्षिक किस प्रकार का अंतवार्षिक को जिम्मा सौंपा जाता था? तो सम्राट का प्रधान अंगरक्षक, सम्राट का जो अंगरक्षक सैनिक था, अंगरक्षक, वो क्या कहलाता था? अंतवार्षिक। उसके बाद में नंबर 18 यानी 18वां जो अंतिम जो तीर्थ है वह है आपके आटविक। आटविक जो है यह वन विभाग का अधिकारी, वन विभाग का प्रमुख रूप से जो अधिकारी हैं यह आटविक के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आज के इस चैप्टर के अंदर हमने प्रांतीय प्रशासन के भाग, मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, भूमि के प्रकार, केंद्रीय प्रशासन आदि गतिविधियों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी ली और आज इस चैप्टर
पार्ट 6 मौर्य साम्राज्य पार्ट 6 के साथ में मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी संपूर्ण रूप से क्लियर करने जा रहे हैं हम, जिसमें मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी को हमने पढ़ा। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।